आज हम अपने विश्लेषण की शुरुआत एक व्यंग के साथ करना चाहते हैं और व्यंग इसलिए किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन दुनिया क्या कह रही है और देश क्या कह रहा है वो आप इस चित्र के जरिए देख सकते हैं। और इस चित्र में कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार की संपूर्ण कहानी, आज की कहानी छिपी हुई है। और कहानी वो ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अब कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष हैं और उनका रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी के पास है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें दिल बहलाने के लिए यह ख्याल अच्छा है कि 24 साल के बाद कांग्रेस पार्टी को अध्यक्ष पद के लिए एक ऐसा नेता मिल गया है जिसका गांधी परिवार से कोई लेना देना नहीं है। खड़गे कांग्रेस पार्टी के 136 वर्षों के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाले 65वें नेता हैं। अध्यक्ष नंबर 65 है। बाबू जगजीवन राम के बाद वो पार्टी में दूसरे ऐसे दलित नेता हैं जिन्हें अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली है। और 24 साल के बाद कांग्रेस को पहला ऐसा अध्यक्ष मिला है जो गांधी परिवार से बाहर से है, गांधी परिवार का नहीं है। इससे पहले जो आखिरी अध्यक्ष ऐसा था वो थे सीताराम केसरी, जिन्हें बहुत ही बेआबरू करके इस पार्टी ने बाहर निकाला था। उसके बाद सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी थी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के इतिहास में खड़गे दूसरे ऐसे नेता हैं जिन्होंने सोनिया गांधी के बाद अध्यक्ष पद का चुनाव सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीता है। अब खड़गे 26 अक्टूबर को पार्टी के अध्यक्ष पद की शपथ लेंगे। खड़गे को लगता है कि वो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है संविधान को बचाने की, क्योंकि संविधान खतरे में है। लेकिन अब हम आपको यह बताते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या होंगी अगर वो इन्हें चुनौती मानेंगे तो। पहली चुनौती है बिखरी हुई कांग्रेस पार्टी को संगठित करना, यानी भारत जोड़ने के लिए तो राहुल गांधी सड़कों पर निकले हुए हैं, लेकिन बड़ी चुनौती यह है कि कांग्रेस पार्टी को कैसे जोड़ा जाए, और यह चुनौती खड़गे के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी चुनौती है 2024 के लोकसभा चुनाव। कांग्रेस के पास अभी लोकसभा में सिर्फ 53 सीटें हैं, 53, और 2024 में अगर कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है तो उसे 272 सीटें जीतनी होंगी। हालांकि ये असंभव सी बात है, लेकिन किसी भी पार्टी की जो सफलता होती है वो तब मानी जाती है जब उसे बहुमत मिलता है। यानी खड़गे के सामने अब पार्टी को 53 सीटों से 272 सीटों पर ले जाने का एक असंभव सा लक्ष्य होगा, और इसके लिए उन्हें 219 लोकसभा सीटें पार्टी को और जितानी पड़ेंगी। और 2024 में जब चुनाव हो रहे होंगे तब खड़गे की अपनी खुद की उम्र होगी लगभग 82 वर्ष। अब लोकसभा चुनाव में 82 वर्ष के कांग्रेस अध्यक्ष कितना समय दे पाएंगे, उनका स्वास्थ्य कितना इस दबाव को झेल पाएगा, यह बड़ी बात है। तीसरी चुनौती है राज्यों की सत्ता में कांग्रेस को पुनर्जीवित करना। आज सिर्फ 2 राज्यों में, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ही कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, और अगले 2 वर्षों में 17 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिनमें गुजरात और हिमाचल प्रदेश में तो इसी साल नवंबर में चुनाव हो रहे हैं। यानी अध्यक्ष बनते ही खड़गे की चुनावी परीक्षा भी शुरू हो जाएगी। और चौथी चुनौती है गांधी परिवार के भरोसे पर खरा उतरना और गांधी परिवार के रिमोट कंट्रोल के जरिए जो उनको कमांड्स आ रही हैं उन कमांड्स को अच्छी तरीके से फॉलो करना बिना कोई गलती किए, क्योंकि एक बार अगर गलती हुई तो फिर दोबारा जीवन दान नहीं मिलेगा। इसके अलावा खड़गे के सामने स्वयं के लिए भी एक चुनौती है, और वो ये कि उन्हें हमेशा गांधी परिवार के रिमोट कंट्रोल से चलने वाला अध्यक्ष ही कहा जाएगा। कोई उन्हें गंभीरता से नहीं लेगा। जो भी वो बात कहेंगे, जो फैसले लेंगे, जो कदम उठाएंगे, लोग यही कहेंगे कि ये गांधी परिवार के फैसले हैं। इसलिए वो इस छवि को तोड़ पाते हैं या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। हालांकि इसकी उम्मीद ना के बराबर ही है। सुभाष चंद्र बोस के समय हुए चुनावों की तरह इन चुनावों में भी महात्मा गांधी की लोकप्रियता सरदार पटेल से कम साबित हुई। महात्मा गांधी नेहरू को खुला समर्थन दे रहे थे, लेकिन फिर भी किसी भी प्रदेश समिति ने नेहरू का नाम तक नहीं लिया। अब सोचिए महात्मा गांधी की बात कहां रह गई। दूसरी बात, महात्मा गांधी ने 1939 और 1946 के चुनावों में प्रत्यक्ष रूप से दखल दिया, जबकि वो पार्टी में किसी भी पद पर नहीं थे। महात्मा गांधी ने 1934 में ही कांग्रेस की सदस्यता छोड़ दी थी, लेकिन इसके बावजूद वो कांग्रेस पार्टी के चुनावों में नेहरू की शील्ड बने हुए थे, नेहरू को हमेशा बचाते थे। और तीसरी बात यह कि सरदार पटेल की जगह नेहरू को चुनने के पीछे महात्मा गांधी ने तब 3 वजहें बताई थी। उनकी वजहें भी सुन लीजिए। पहली वजह उन्होंने बताई वो थी उम्र। 1946 में जवाहरलाल नेहरू की उम्र
56 वर्ष थी, जबकि सरदार पटेल की उम्र थी 70 वर्ष। और महात्मा गांधी को लगता था कि सरदार पटेल नेहरू से उम्र में 14 साल बड़े हैं और अक्सर बीमार रहते हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इसलिए उनकी जगह नेहरू को यह जिम्मेदारी मिलनी चाह रही है क्योंकि वो युवा हैं। लेकिन अब समय का ये चक्र देखिए, समय का खेल देखिए। एक जमाने में महात्मा गांधी ने सरदार पटेल से 14 वर्ष छोटे जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया और आज गांधी परिवार ने शशि थरूर से 14 वर्ष बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी अध्यक्ष बनाया। शशि थरूर आज 66 वर्ष के हैं और खड़गे 80 साल के हैं और ये एक बड़ा अजीब सा संयोग है। दूसरी वजह यह थी कि गांधी नेहरू को मॉडर्न जमाने के का नेता मानते थे। वो कहते थे ये बहुत आधुनिक है। एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि नेहरू कांग्रेस के कैंप में अकेले ऐसे नेता हैं जो अंग्रेजों जैसे हैं। यानी गांधी जी को लगता था कि नेहरू विभाजन के समय अंग्रेजों से अच्छी तरह से डील कर पाएंगे, उनसे दोस्ताना संबंध बना पाएंगे, जबकि उन्हें सरदार पटेल पर भरोसा कम था क्योंकि वो पटेल को एक ऐसा नेता मानते थे जो सख्त है और शायद जिन्ना और अंग्रेजों के साथ अपनी शर्तों पर डील करेगा। तीसरी वजह जो बताई गांधी जी ने वो है नेहरू की बगावत का डर। महात्मा गांधी को यह भी लगता था कि अगर नेहरू को प्रधानमंत्री का पद नहीं मिला और वो सरकार में नंबर 2 की हैसियत से काम करते हैं तो वो अस्थिरता पैदा कर सकते हैं जो भारत के लिए ठीक नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी की नीतियां अंग्रेजों के प्रति बहुत आक्रामक होती और संभव है कि नेताजी ही देश के पहले प्रधानमंत्री बनते। सोचिए कितना बड़ा मौका हमारे हाथ से चूक गया, वरना सुभाष चंद्र बोस भारत के पहले प्रधानमंत्री बन सकते थे और वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे भी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में गुलाम भारत की पहली निर्वासित सरकार का गठन किया था जिसके प्रमुख वो स्वयं थे और इस सरकार को जापान, इंडोनेशिया, जर्मनी, इटली, बर्मा और क्रोएशिया जैसे देशों ने मान्यता दी थी। इसके अलावा इसी साल उन्होंने अंडमान में पहली बार तिरंगा फहराकर भारत की आजादी के आंदोलन को बहुत मजबूत किया था। अब आपको हम बताते हैं दोस्ती की बात, विश्वास की बात, विश्वासघात की और एक मौत की कहानी सुनाते हैं जो अब यह लग रहा है कि मौत नहीं बल्कि एक साजिश थी। यह कहानी है तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की। आपने ये देखा होगा अक्सर हमारे देश में जब किसी बहुत बड़े सेलिब्रिटी की, किसी बड़े नेता की मौत होती है तो अक्सर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अचानक से आने लगती हैं। लोग सबसे पहले ये कहते हैं कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं, किसी का प्लेन क्रैश हो जाता है, कोई और दुर्घटना हो जाती है या कोई खराब स्वास्थ्य बीमारी की वजह से भी मरता है तो लोग यही कहते हैं कि इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं। अस्पताल का कहना था कि उनकी मौत 5 दिसंबर 2016 को रात 11:20 पर हुई। याद रखिएगा 5 दिसंबर को अस्पताल ने यह कहा। लेकिन जब इस आयोग ने जांच की और चश्मदीदों से बात की तो कमीशन को यह बताया गया कि जयललिता की मौत एक दिन पहले ही यानी 4 दिसंबर को शाम 3 बजे से 3:50 के बीच ही हो चुकी थी। ब्रिटेन के डॉक्टर रिचर्ड बीले और एक अमेरिकी डॉक्टर स्टुअर्ट रसल और सलीन शर्मा ने जयललिता की एंजियोग्राफी की सिफारिश की थी। यानी बड़े बड़े डॉक्टर्स ये कह रहे थे कि जयललिता की एंजियोग्राफी करनी चाहिए, लेकिन जयललिता की अंतिम सांस तक ऐसा नहीं होने दिया गया। जयललिता की सबसे करीबी दोस्त शशिकला ने जयललिता की सर्जरी की भी इजाजत नहीं दी। उस समय शशिकला ही जयललिता के इलाज से संबंधित सारे फैसले ले रही थी और एक तरह से वो जयललिता का परिवार थी। अब बड़ी बात देखिए, पहली जो बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं एक तो यह है कि उनकी मौत को पूरे 24 घंटे तक छुपा कर रखा गया। आखिर ऐसा क्या था कि डॉक्टरों ने, सरकार ने और जयललिता के परिवार ने इस बात का ऐलान नहीं किया, घोषणा नहीं की कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। अगले 24 घंटे जब जयललिता की मृत्यु हो चुकी थी तो क्या हो रहा था? उस 24 घंटे तक कौन सी ऐसी चीजें हो रही थी जिनको छुपाया गया और 24 घंटे तक जयललिता की मृत्यु को छुपाकर रखने का मतलब क्या है? डॉक्टर रिचर्ड बेल ने जयललिता को इलाज के लिए विदेश ले जाने की सिफारिश की थी, लेकिन उन्हें विदेश नहीं ले जाने दिया गया। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि अस्पताल में जयललिता का इलाज कर रहे डॉक्टर्स तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सी विजय भास्कर, तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव जे राधाकृष्णन और जयललिता के पर्सनल डॉक्टर शिव कुमार, सभी उन्हें इलाज के लिए विदेश ले जाने के खिलाफ थे। यानी जो डॉक्टर्स हैं जो बाहर से बुलाए गए थे उनका कहना था कि इन्हें विदेश ले जाएं, लेकिन
उनके जो करीबी जो डॉक्टर्स थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, स्वास्थ्य सचिव थे, उन्होंने विदेश नहीं ले जाने दिया। और अगर विदेश ले गए होते तो शायद जयललिता बच जाती। शशिकला की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें लिखा था उन्हें पार्टी में बने रहने या सांसद या विधायक बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ जयललिता की सच्ची बहन बनी रहना चाहती हैं। और जयललिता अपने जीवन में बिल्कुल अकेली थी, उनका सुख दुख बांटने वाला कोई सच्चा साथी नहीं था। और इसीलिए एक बार फिर उन्होंने शशिकला पर भरोसा कर लिया, उन्हें पार्टी में एंट्री दी, अपने घर में फिर से एंट्री दे दी। लेकिन शशिकला के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्हें लग रहा था कि जिस तरह एमजीआर के निधन के बाद जयललिता ने एआईएडीएमके पर कब्जा कर लिया, उसी तरह अगर जयललिता जिंदा नहीं रही तो एआईएडीएमके उनकी हो सकती है। शशिकला के बारे में कहा जाता है कि वो जयललिता को हमेशा बीमार बनाए रखने की कोशिश में रहती थी ताकि पार्टी के सारे फैसले वो खुद ले सके।